brought to you by ITIL। कहानी आगे चलेगी, पर पहले आप होश नुमानी रामपुरी का ये शेर सुनिए। जिस्म तो खाक है और खाक में मिल जाएगा, मैं बहरहाल किताबों में मिलूंगा तुमको। आज की हमारी कहानी भी खाक और किताबों से जुड़ी है। अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान, 94 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला रेत का समंदर जो बड़े बड़े शहरों को निगल गया। यहाँ रात के सन्नाटे में कुछ लोग बक्सा लिए एक सुनसान गुफा की तरफ बढ़ रहे थे। बक्से में एक खास खजाना था जिसे वो अपनी जान पर खेलकर सुरक्षित कर रहे थे। आखिर वो गुफा तक पहुंचते हैं और बक्से को छिपा देते हैं, लेकिन इस बक्से में सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं थे। इनमें थी किताबें जिनमें छिपे थे कई राज, जिनकी कीमत सोने से तोली जाती थी। ये थी प्राचीन शहर टिम्बकटू की खास किताबें। टिम्बकटू का नाम सुनकर दिमाग में क्या आता है? एक आध गाने में इसका जिक्र, हॉलीवुड फिल्मों की हिंदी डबिंग के जुमलों में भी टिम्बकटू खूब सुनाई देता है। नाम ऐसा है कि इसके साथ मस्खरी को ही जोड़ा जाता है। टिम्बकटू शब्द अपने आप में एक जुमला सा लगता है, पर अगर हम आपको बताएं टिम्बकटू एक प्राचीन शहर था, या ये कहें कि दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में था, जहाँ किताबों का खास महत्व था। इतना कि दहेज में किताबें दी जाती थी। इसे लेकर सूडान में एक कहावत भी थी, नमक उत्तर से आता है, सोना दक्षिण से, लेकिन ज्ञान का खजाना केवल टिम्बकटू में मिलता है। लेकिन 300 साल तक फलता फूलता ये प्राचीन शहर एक दिन रेत की चादर के नीचे दफन हो गया। कहाँ गया प्राचीन टिम्बकटू शहर? आखिर यहाँ की किताबों में क्या खास था जिन्हें सोने में तौला जाता था? और यहाँ की लाइब्रेरी को किसने तबाह किया? जानेंगे सब कुछ आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज बात टिम्बकटू की। अफ्रीका में नाइजर नदी से दूर रेगिस्तान के गर्भ में बसा नमक और गुलामों के व्यापार से जुड़ा एक शहर आखिर ज्ञान का केंद्र कैसे बना? यूरोपियन स्कॉलर्स को टक्कर देने वाला, जहां भारत समेत तमाम देशों से किताबों को जमा किया गया था। जानते हैं ये शहर कैसे बसा, कैसे बेहद अमीर बना, आखिर यहाँ की किताबों को क्यों तबाह किया गया? सब जानेंगे एक एक करके टिम्बकटू की कहानी में। आज के माली में मौजूद था प्राचीन टिम्बकटू शहर, नाइजर नदी के कुछ 20 किलोमीटर दूर, जिसे तुआरेग कबीलाई लोगों ने बसाया था। मान्यताओं के मुताबिक टिम्बकटू का नाम एक बूढ़ी महिला के नाम पर पड़ा, जिसे तुआरेग लोग यहाँ कैंप की निगरानी के लिए छोड़ गए थे। महिला के अलग अलग नाम बताए जाते हैं, मसलन टॉम्बर्टू, टिम्बकटू या बकटू। इसके माने बताए जाते हैं बड़ी कमर वाली महिला। एक धड़ा मानता है कि इन्हीं पर टिम्बकटू का नाम पड़ा। खैर, शहर का नाम कैसे भी पड़ा हो, शुरुआत में तो यहाँ बसावट और इंसानी बस्ती भर थी, न कि कोई विशाल शहर। लेकिन ईसा के कुछ 1100 साल बाद व्यापार के दो अहम रास्तों के बीच होने के चलते यह बेहद अमीर हो गया। एक तरफ था अफ्रीकी महाद्वीप के दुर्गम इलाकों से सोना लाने वाला रास्ता, जो कि नमक का कारोबार करने वाले रास्ते से टिम्बकटू में मिलता था। कारवाओं के लाए सोने और नमक की अदला बदली होती। वहीं गुलाम और हाथी दांत जैसी चीजें भी बेची जाती, जिसके चलते साल 1300 तक टिम्बकटू में खूब पैसा आने लगा। यहाँ तक कि यूरोप में अफवाह फैलने लगी कि टिम्बकटू में अथाह दौलत है। इससे जुड़ी एक कहानी माली के राजा मनसा मूसा की भी चलती है। कहा जाता है कि साल 1324 में वो मक्का की यात्रा में गया। उसके साथ करीब 60,000 गुलाम थे, नौकर चाकर थे, और इतना सोना था कि इस दौरान मिस्र की कायरो में सोने की कीमत गिर गई। जैसा कि हम जानते हैं, अगर कोई चीज़ कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने लगे तो उसकी कीमत गिर जाती है। अरब खोजी यात्री इब्न बतूता जब इस रास्ते से सवार होकर दुनिया की यात्रा में निकले, तब उन्होंने भी इस शहर का दीदार किया। बतूता ने इस शहर का ऐसा बखान किया कि यूरोपीय उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक तरफ जहां यूरोपीय लोग बर्फ, ठंड और प्लेग से जूझ रहे थे, वो सोने से लदी टिम्बकटू की गलियों की सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे। दक्षिण सहारा में छिपा यह शहर किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन सोने से ज़्यादा इसकी पहचान किताबों से थी। वो सिलसिला ऐसे शुरू होता है।
दौलत आने के बाद माली के राजाओं ने यहाँ तमाम शिक्षा के केंद्र बनवाए। मनसा मूसा के शासन में यहाँ कई इमारतें बनवाई गई, शिक्षा के केंद्र बनवाए गए। माना जाता है दजिंग गुरेबेर और संकोर मस्जिद भी इसी वक्त बनी। ये मस्जिदें ईंटों और मिट्टी से बनी थी और अपने समय में कुछ 25,000 लोग यहाँ तालीम लेते थे, जिसके बाद ये शहर इस्लामिक शिक्षाओं और संस्कृति का बड़ा केंद्र बना, जहाँ दुनिया भर के विद्वान आते। हालांकि यहाँ का स्वर्णिम काल सोंगई साम्राज्य के समय में आया। शिक्षा शहर के केंद्र में आ गई। इस्लामिक शिक्षा से इतर यहाँ खगोल, गणित, चिकित्सा और कानून की पढ़ाई भी कराई जाती। कहें तो शिक्षा के मामले में ये शहर काफी सेक्युलर था। वेनिस से यहाँ कागज आता, जिसमें यहाँ के स्थानीय पौधों और मिनरल्स का इस्तेमाल करके अरबी और स्थानीय भाषाओं में तमाम विषयों पर लिखा जाता, जिनमें ग्रहों की गति से लेकर फिलॉसफी और पोएट्री की बातें शामिल थी। धीरे धीरे यहाँ ज्ञान का भंडार होने लगा। किताबों को यहाँ के लोग खास महत्व देते थे। कहानियाँ यहाँ तक चलती हैं कि यहाँ किताबें पैसे की तरह भी इस्तेमाल की जाती थी, सोने में तौली जाती थी। किसी परिवार की रईसी उसकी किताबों और लाइब्रेरी से मापी जाती थी। वहीं दहेज में किताबों का लेन देन होता था। सुंदर कैलीग्राफी और डिजाइन से सजी ये किताबें दुनिया भर के रईसों में खासी मांग रखती थी। यही एक जाने माने विद्वान थे, अहमद बाबा, जो यहाँ के सबसे जाने माने विद्वानों में से एक माने जाते थे। सूडान का गर्व कहे जाने वाले अहमद बेहतरीन लेखक थे। उन्होंने कुछ 40 किताबें लिखी। माना जाता है कि इनकी खुद की लाइब्रेरी में हजारों किताबें थी। बता दें, ये वो दौर था जब औसत यूरोपीय 100 से ज़्यादा किताबें रखने की कल्पना भी नहीं करता था। बाद में टिम्बकटू में इनके नाम से एक लाइब्रेरी भी बनाई गई, जिसे अहमद बाबा इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया। इनमें कुछ 18,000 प्राचीन पांडुलिपियां संजोकर रखी गई, जो हमलावरों और चोरों से बच पाई या मिल पाई। कहे तो एक समय में ज्ञान के स्वर्णिम केंद्र का पतन हुआ, जिनमें ये किताबें कहीं खो गई। साल 1591 में मोरक्को की सेनाओं ने टिम्बकटू पर हमला किया और इसे कब्जे में ले लिया। मोरक्को की फौज ने अहमद बाबा समेत तमाम विद्वानों को कैद कर दिया, उनकी लाइब्रेरीज को तबाह कर दिया। आगे आने वाले सालों में ऐसे कई हमलों का शिकार ये शहर हुआ। इतिहासकार एलिजाबेथ कॉक्स बताती हैं कि 18वीं सदी में यहाँ सूफी जिहादियों का कब्जा हुआ, जिन्होंने तमाम गैर मजहबी किताबों को जलाया, तबाह किया। 1894 फ्रेंच यहाँ कब्जा करते हैं। लाखों पांडुलिपि और किताबें चुरा ली जाती है। फ्रेंच यहाँ की आधिकारिक भाषा बन जाती है। आने वाली पीढ़ी यहाँ की प्राचीन किताबों के पढ़ने तक से वंचित रह जाती है। हालांकि पढ़ने की परंपरा यहाँ के कई परिवारों में तब भी नहीं भुलाई गई। कुछ परिवारों ने खुफिया लाइब्रेरी बनाई या फिर किताबें छिपा दी। आम नागरिकों ने सदियों तक इनकी रक्षा की। यहाँ तक कि गरीबी और भुखमरी में भी लोगों ने किताबों का सौदा नहीं किया। वहीं सालों तक आम लोगों ने इसे छुपे खजाने की सुरक्षा करने को अपना फर्ज माना, पर समय के साथ ये मौसम की मार के चलते तबाह हो गई, या फिर आज भी शायद गुफाओं और ज़मीन के नीचे खोजे जाने के इंतज़ार में दबी हुई हैं। उस दौर की तमाम कहानियाँ और ज्ञान अपने गर्भ में छिपाए हुए। टिम्बकटू की किताबों के लिए किताबों पर आदिल मंसूरी साहब का एक शेर खूब बैठता है। किस तरह जमा कीजिए अब अपने आप को, कागज़ बिखर रहे हैं पुरानी किताबों के। आज के तारीख में फ़िलहाल इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। ये लिखा था मेरे साथी राज विक्रम ने। देश और दुनिया की तमाम खबरों और रोचक जानकारियों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।